विशु, मैंने तुम्हारे लिए सूट और टाई निकाल दिया है। पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़की देखने चलना है। पर माँ, मौसम अभी इतना ठंडा नहीं कि मैं सूट पहनकर जाऊं। मैं पैंट शर्ट में ही ठीक हूँ। बातों में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, जो कहती हूँ वो करो। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वैसे भी ऑफिस से लेट हो चुकी हूँ और सर्दी गर्मी की तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। कमरा एसी है, गाड़ी एसी है और होटल का रूम भी एसी है। सूट में लुक अच्छा आएगा। वैसे भी इन कपड़ों में पुअर ब्लेजर ही दिखते हो। अच्छे परिवार का तो कोई इस लुक में तुम्हारा प्रपोजल भी स्वीकार नहीं करेगा। मैरिज तो दूर की बात है। पर मम्मी, मैं पुअर ब्लेजर ही दिखता हूँ, वह भी इंडियन। पर आप तो फॉरेन मैम जैसी दिखती है ना, विशु ने पलटकर माँ को जवाब दिया। दरअसल उसकी माँ बात बात में उसे पुअर ब्लेजर या पुअर इंडियन कहकर उसकी पर्सनैलिटी का मजाक उड़ाती रहती थी, जिससे वह सख्त चिढ़ता था। समय कम होने और विशु द्वारा जवाब देने से माँ भड़क उठी। तो तू मेरी बात नहीं सुनेगा? मैं माँ हूं ना तेरी, तुझे जन्म दिया है। मेरा तुझ पर इतना भी हक नहीं है तुझसे कुछ तेरे भले की कह सकूं? ओह, तुम मुझे जन्म देकर बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। क्यों जन्म दिया? क्या मैं कहने गया था तुमसे कि मुझे जन्म दो? वह भी अपनी वासना पूर्ति के लिए ही की होगी। ऐसी उलझुल बातें सुनते ही विशु के पापा ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा रसीद किया। तमाचे की गूंज पूरे मकान में सुनाई दी तो पड़ोस के कमरे से उसकी दादी निकल कर आईं। अरे क्या करते हो प्रताप, जरा अक्ल से काम लो। बच्चा अभी छोटा है, बड़ा हो गया है, समझे? इस बात को कुछ और कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो कहीं के ना रहेंगे हम। मेरा तो इकलौता नाती है। इकलौता है तो क्या हमारे सर पर नाचेगा? और तुमने ही इसको इतना बढ़ावा दिया है जो हमसे जवान लड़ा रहा है। हम लोग तो समझते थे प्रताप कि तुम्हारी माँ हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रही होंगी, पर हमें क्या मालूम था कि घर में ही हमारे बेटे को हमारे खिलाफ तैयार किया जा रहा है। बहू, थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। ऐसा घिनौना आरोप मेरे माथे मत मढ़ो। यह कोई अपराध नहीं है माँ, मैं समझ गया। तुम्हें हमारी खुशियां हजम ही नहीं हो रही। तुमने हमारे बेटे को हमारे ही खिलाफ। अरे मेघना, इस बुढ़िया से सिर लड़ाने से समय निकला जा रहा है। जरा देख तो, लड़का भी तैयार हुआ या नहीं। मेघना ने विशु को देखा तो वह अपने कपड़े उतार चुका था। यह क्या, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? नहीं, मुझे नहीं जाना। तुझे नहीं जाना तो क्या हम लोग अकेले जाएंगे वहां? आखिर सब पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? ऑफिस सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? वाह माँ, सोसाइटी और इज्जत की फिक्र है आपको, पर बेटा और घर में इतनी कितनी इज्जत है उसकी कोई चिंता नहीं है। तभी प्रताप वहां आया और जोर से चिल्लाया, इडियट, माँ से जवान लड़ाता है। जैसे ही उसने विशु पर हाथ उठाना चाहा, विशु ने उसका हाथ पकड़ लिया। इतनी देर से मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे साथ पशुओं जैसा सलूक करें। और आप क्या कह रहे थे कि मैं माँ से जवान लड़ा रहा हूं? तो थोड़ी देर पहले आप दादी से क्या कह रहे थे? कितने तमीज का परिचय दे रहे थे आप? वह भी आपको याद नहीं होगा। पकड़े हुए हाथ और प्रश्न से प्रताप की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह निरुत्तर हो गया। 2 मिनट पहले ही माँ के साथ किया गया अनुचित व्यवहार के उस पर कोई जवाब नहीं था। विशु ने अपनी माँ से कहा, तुम क्या कह रही थी दादी से कि इन्होंने मेरी परवरिश ठीक से नहीं की, तुम्हारे खिलाफ तैयार किया है? तो सुनो माँ, दादी आपसे कहने नहीं गई थी कि अपनी औलाद को पालने के लिए आप अपने बच्चे को उनकी गोद में डाल आए। वह तो आप अपनी आज़ादी, मौज मस्ती और मजबूरी के कारण दादी को सौंप जाती थीं। आप और पापा सिर्फ एक कामवाली से ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे दादी को। वह कितना खाती हैं इससे ज्यादा घर की सेवा करती हैं। तभी दादी बोली, चुप हो जा बेटा, जाने दे इन सब बातों को। जाने दो? पर क्यों दादी? इन्होंने माँ बाप का कौन सा फर्ज निभाया है? अधिकार जताने चले आए। और एक बात, तुमने हमेशा मुझे
पुअर ब्लेजर कहा। तो आप क्या अपने आप को विदेशी समझते हो? और समझती हो तो समझो, पर मुझे आपको देखकर कोई माँ जैसी फीलिंग नहीं आई। वह तो दादी के दिए हुए हिंदुस्तानी संस्कार की वजह से मैं तुम्हें माँ कह देता हूँ, वरना तुम तो माँ कहलाने के योग्य भी नहीं हो। एक जवान बेटा और बूढ़ी सास के सामने अर्धनग्न वेशभूषा में आपको शर्म नहीं आती? ऐसी औरतों को देखकर मुझ जैसे बेटे को भला माँ की फीलिंग कैसे आएगी, जब ऐसे वस्त्रों में गर्लफ्रेंड की भी कल्पना मैं नहीं करता। माँ तो निरूपा रॉय जैसी होनी चाहिए, जो साड़ी पहने, भोली सूरत वाली, बच्चे की तकलीफ में आंसू बहाने वाली, दुखी आवाज वाली, बच्चे को अपनी छाती से चिपकाने वाली होती है। अच्छा, तो तुझे मुझ में माँ नहीं, अर्धनग्न शरीर दिखता है। जब आप दिखा रही हैं तो सबको शरीर ही दिखेगा ना, कोई अपनी आंखें तो फोड़ नहीं लेगा। यह तो उसके संस्कार हैं जो ऐसी महिलाओं को टोकता नहीं। कहीं जाकर तू और तेरी दादी डूब मरो, जो ऐसी बातें कर रहे हो और सुन रहे हैं। बहुत हो गया, अब मैं तुम दोनों को इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। मेरा ही खाते हो और मुझे ही भला बुरा कहते हो। निकलो अभी यहाँ से। हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जाता हूँ, इस घर से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से भी। इतना कहते ही विशु दूसरे कमरे की ओर दौड़ पड़ा। और अरे विशु बेटा सुन, तू गुस्सा छोड़ दे। पीछे पीछे बूढ़ी दादी भी चल दी। थोड़ी ही देर में एक जोरदार धमाका हुआ। मेघना की और चीख निकल गई। नहीं विशु नहीं। वह दौड़ी, देखा खून से लथपथ बेचारा विशु जमीन पर पड़ा हुआ था, हाथ में पिस्तौल है। वह रोने लगी। तभी दूसरा धमाका हुआ। वह घबराई और चिल्लाई, नहीं माँ जी नहीं। नहीं प्रताप। तभी प्रताप उठकर बैठ गया और लाइट जलाई। लाइट जलाकर देखा तो मेघना पसीना पसीने थी। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। उसने मेघना को उठाया। क्या हुआ मेघना, क्या हुआ? मेघना तेज सांसों के साथ उठी। वह घबराई हुई थी। घबराकर प्रताप के गले लग गई और बोली, माँ और विशु को बचा लो। क्या हुआ? वह रिवॉल्वर। ओह वो कुछ नहीं, किसी की बारात निकल रही है, उसी की आतिशबाजी की आवाज थी। पर विशु, आओ मेरे साथ, वे देखो। विशु तो अपनी दादी के गोद में सर रखकर सो रहा था। दादी उसके सर में बड़े प्यार से सहला रही थी। मेघना अपने कमरे में वापस आई और साड़ी पहनकर वापस सास के कमरे में गई। बरसों बाद आज मेघना ने साड़ी पहनी थी। वह घबराई हुई सी जाकर माँ के पैरों में झुक गई और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करने लगी। उसकी माँ ने पूछा, विशु ने खाना खाया? बूढ़ी माँ बोली, खा तो नहीं रहा था, पर जैसे तैसे मैंने अपनी कसम खिलाकर उसे खाना खिला दिया है। माँ की बातों से विशु की नींद टूट गई। उठकर देखा तो माँ रो रही थी। पर इतनी रात में, वो भी साड़ी पहने हुए, क्या हुआ? वह कुछ समझ न सका। विशु के उठते ही उसने विशु के माथे को चूमा, माँ जी के पैर छुए और फिर विशु और सासू माँ को अपने गले से लगा लिया। विशु इस चमत्कार से अचंभित था, पर वह माँ के व्यवहार और उसके हाथों के स्पर्श तथा हृदय की धड़कन से यह समझ चुका था कि माँ बदल चुकी है। वह आज उसे निरूपा जैसी लग रही थी। आज उसकी फीलिंग भी मेघना के लिए अपनी माँ जैसी हो गई। उसने माँ के चेहरे को देखा और फिर उसके आंचल में खुद को छिपा लिया। बहुत दिनों के बाद ही सही, निरूपा रॉय जैसी उसकी माँ उसे मिल चुकी थी। मेघना भी समझ चुकी थी कि बच्चों के लिए उसकी हिंदुस्तानी माँ ही सही है, जिसका दिल हमेशा अपने बच्चों के लिए धड़कता है। अब मेघना अपने ऑफिस जाने से पहले अपनी सासू माँ और विशु को खाना देकर जाती, सासू माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती और विशु के माथे को चूमना न भूलती। अब विशु भी अपनी माँ के आने की राह देखता। माँ भी ऑफिस वाले कपड़े चेंज करके साड़ी में विशु के सामने जाती। घर में विशु के साथ सभी लोग खुशी से रहने लगे और फिर विशु ने भी अपनी माँ के कहने से विवाह कर लिया, साड़ी वाली हिंदुस्तानी लड़की से। आखिर माँ ने आज ये स्वीकार कर ही लिया कि सच में मैं बदल गई हूँ। वह समझ चुकी थी
कि हमारे देश की संस्कृति ही हमारे लिए अच्छी और सच्ची है। सच है, जैसा देश वैसा वेश। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।